हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है वाटर साइकिल, यानी कि हमारा हाइड्रोलॉजिकल। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे गैसियस साइकिल। तो हमारा जो चैप्टर है बेसिकली उसमें हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में, कि हमारा पहला पार्ट था जो हमने पढ़ा था एनर्जी फ्लो के बारे में। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी, चाहे वो हाइड्रोजन है, कार्बन है, H2O हो, कोई भी चीज है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें किस तरीके से एबायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होते हैं, फिर बायोटिक से वापस कैसे डिकम्पोज होकर एबायोटिक तक चले जाते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरी साइकिल है, इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट था हमारा गैसियस साइकिल और दूसरा सेडिमेंट्री। तो हम गैसियस साइकिल का पहला यानी कि जो पार्ट है हमारा वाटर साइकिल, हम वो पढ़ रहे हैं। फिर हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का ये जो पहला पार्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। तो वाटर साइकिल क्या है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, डायग्राम देखा होगा, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। लेकिन मेन सवाल क्या उठता है, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में बेसिकली क्या रोल है, पानी में न्यूट्रिएंट्स का मतलब न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से हम तक पहुंच रहे हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन तो बुक की है जो आपकी शंकर आईएएस की बुक है, और कुछ अलग से मैंने इंफॉर्मेशन इसमें टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करी है ताकि इजीली आपको टॉपिक कवर अप हो जाए। वैसे तो वाटर साइकिल आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से एक बार समझा देता हूं क्या होता है। देखिए, so cycling of all other nutrient is also dependent upon water as it provides their transportation during the various steps। इसमें एक वर्ड बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो इस मीनिंग का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग, यानी जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारों के सारों का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहीं ना कहीं पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब कैसे होता है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। होता क्या है, देखिए हमारी जो पूरी की पूरी, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे जो वाटर साइकिल है, तो मैं पहले एक बार वाटर साइकिल थोड़ी समझाता हूं फिर आप इस पे आऊंगा। तो वाटर साइकिल बेसिकली क्या होती है, हमारा ओशियन है, ओशियन में पानी होता है, इवेपोरेशन होता है। ठीक, इवेपोरेशन होता है किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन होगा तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन यानी कि बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो फिर वो गरजेंगे भी। तो गरजे जब बादल तो वो हुआ प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हुई है। और अगर हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड मतलब अगर लैंड से, सी लेवल से, लेवल जितना हाई होता है टेम्परेचर उतना हाई होता है। मैंने लास्ट वीडियोस में अगर आपने पढ़ा होगा इंटीरियर ऑफ अर्थ में, मैंने बताया था कि अगर लैंड से, सी लेवल से ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर हाई होता है, लैंड से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। उधर ऊपर कम, सॉरी, टेम्परेचर ऊपर की तरफ कम होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ज्यादा होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहां से हाई एल्टीट्यूड है, अगर ये लैंड है तो ये सी मतलब फ्लोर है, तो यहां से हाई एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे क्या है, बर्फ जमेगी, ग्लेशियर बनेगा, ग्लेशियर पिघलेगा लेगा और नदी बनेगी। नदी बह के कहाँ जाएगी, समुद्र में। तो अब सवाल आता है, यहाँ पे एक सवाल भी मैं पूछूंगा आप लोगों को, पता है सॉल्ट कैसे बनता है, कभी आप लोगों ने सोचा है ओशियन के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, एक बार सोच के देखिए। तो देखिए मैं बताता हूँ, होता क्या है कि जब नदी 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर का जो सफर तय करती है ना, देखिए आप माउंटेन से चलेगी, फिर वो प्लेन एरिया में आएगी, तो चट्टान, रॉक्स, कितनी सारी चीजों से मिलके, मतलब आप खुद सोच के देखिए ना कि जो पानी बह रहा है नदियों का वो कितने सारे किलोमीटर का रास्ता तय कर रहा है। तो उसमें उसको रॉक्स, पत्थर, मिट्टी, सैंड, कितनी सारी चीजों से टकराएगी वो, कितने तरह की डाइवर्सिटी को देखते हुए निकलेगी वो। तो जब इतनी सारी चीजों से टकराएगी लैंड, तो अपने साथ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स उनको लेके चलेगी ना वो। तो वो सारे मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, अब पिछले ज्योग्राफी से अगर आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कर सको, तो जैसे कि हमारा जो ज्योग्राफी में आपने अगर पढ़ा होगा कि मिनरल्स एंड रॉक्स, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को कंबाइन कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करी। तो होता क्या है, देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, क्योंकि वैसे भी इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले ज्योग्राफी पढ़नी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या है, सारे मिनरल्स ही तो होते हैं। तो वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो जब उसके साथ मिक्स होंगे पानी के साथ, तो क्या करते हैं, वहीं से सॉल्ट क्रिएट करते हैं और वो जाके समुद्र में जाके सॉल्ट मिल जाता है। अब आप कहेंगे सर बरसात के पानी में फिर सॉल्ट क्यों नहीं होता है, तो जब इवेपोरेशन होता है ना, सॉल्ट नीचे छोड़ जाता है, क्योंकि सॉल्ट का वजन ज्यादा होता है तो पानी पानी खींचता है, वो सॉल्ट को नीचे समुद्र में रहता है, और यही साइकिल हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये पूरी की पूरी हमारी अर्थ की साइकिल है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है ना।
तो ये पूरी साइकिल चल रही है और इस तरीके से काम कर रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैंने अभी बात बोली ना कि साइक्लिंग ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन वाटर इट्स प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होना। आप सोचो ना, माउंटेन में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो समुद्र तक पहुंच रहे हैं, इसमें ओशन, कार्बन, कुछ भी हो सकता है न्यूट्रिएंट, तो किस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है पानी। तो पानी का एक अहम रोल है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना, ठीक है। क्योंकि अब जो न्यूट्रिएंट्स या माउंटेन्स के, जो ओशंस के माउंटेन्स है, तो वो यहाँ तक पहुंचाने का काम किसका है। तो आप ये सोच के देखो ना कि जो न्यूट्रिएंट्स माउंटेन में होंगे वैसे ही न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ पाए जा रहे हैं, ओशियन में। तो उनको यहाँ से यहाँ तक कौन पहुंचा रहा है, रिवर पहुंचा रही है, पानी पहुंचा रहा है, वही मूव करके पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसलिए पानी का एक बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। आगे चलते हैं, सॉल्वेंट मीडियम फॉर देयर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिजम्स। तो यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हैं, उनको कहीं ना कहीं, अब देख लीजिए ना, हम लोग पानी पी रहे हैं तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, तो डिसॉल्व हो चुके हैं ना, वो सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर मिक्स हो गया, हम पानी पी रहे हैं, तो उसी से हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर, जानवरों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर वही न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, फिर वो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होंगे, फिर वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज होके वापस जाके प्लांट से पैदा हो जाएंगे, तो वो साइकिल चलती जाएगी ना हमारी। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो वाटर का एक बहुत बड़ा रोल है, यानी वाटर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है अपने साथ, जो हम लोग पानी पी रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, माउंटेन का जो पानी होता है, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप माउंटेन्स वगैरह में गए होंगे, वहां का पानी जो है काफी लाइट मिलेगा आपको। आप वहां के पानी में नहा के देखिए, या आप वहां के पानी को पी के देखिए, और फिर नीचे की तरफ आएंगे आप, समुद्र, ओशन, कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पानी इतना कॉस्टली होता है ना कि आपको वहाँ पानी नहीं मिलेगा। या आप कभी नोटिस करके देखना, वहाँ पीने का पानी इजीली आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का पानी जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा मिनरल्स, वो हैवी वाटर हो जाता है फिर वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं, तो फिर ये बुक ही में बताया कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच इज ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की बात करिए, यानी कि सन का एक बहुत बड़ा रोल है पूरी बरसात की प्रक्रिया को संभालने में। ऑब्वियसली बात है ना कि जो सन है वो पूरा इवोपरेशन कर रहा है, लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी बारिश हो रही है। तो सारी की सारी एनर्जी का जिम्मेदार कौन है, सन उस पूरी एनर्जी को, मतलब पूरी साइकिल को, जो हाइड्रोलॉजिकल, यानी कि जो हमारी जो पानी की जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, उसको पूरा का पूरा ऑपरेट कौन कर रहा है, सन कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल के बारे में। तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से वो अपने साथ कैरी कर रहा है, और किस तरीके से हमें पता चल रहा है कि एक न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है। मतलब पानी है, वो न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रहा है, हम लोग उसको पी रहे हैं, तो वहां से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और फिर वो किस तरीके से रिसाइकिल हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं हमारे जाने के बाद, जब इंसान खत्म हो रहा है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स कभी खत्म नहीं होते, वो रिसाइकिल होते हैं, ठीक। तो ये तो था टॉपिक जो मैंने आपको बताया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, ठीक है ना। अब इसकी कुछ फैक्चुअल डिटेल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको अच्छे से टैबुलर प्रेजेंटेशन में, मतलब इसलिए अपना डेटा लेके टैबुलर प्रेजेंटेशन में इसको मैंने डाला है। तो पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, देखिए, पहला आता है ओशियंस, ठीक है, समुद्र में पानी है, उससे ही इवेपोरेशन होकर जाता है हमारा पानी, ठीक। अगला आता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में भी पानी है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमें पता नहीं चलते, कहते हैं ना हवा में नमी होती है, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमारे जो है हवा में पाए जाते हैं, तो वो हमारे कंडेंसेशन, जिसको हम ऊपर भी कहते हैं, और उसके अलावा प्रेसिपिटेशन, फिर जो बारिश होती है। तो आपने नोटिस करा होगा बरसात के महीने में चीजें काफी ज्यादा नम हो जाती है, मतलब एकदम वेट माहौल सा हो जाता है, चिपचिपाहट महसूस होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी हवा में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए तो एटमॉस्फेयर में भी हमारे पानी है। उसके बाद बात करेंगे आइस एंड स्नो, यानी कि हमारे माउंटेन्स के ऊपर भी स्नो है, उसकी फॉर्म में भी पानी है। उसके अलावा सरफेस रन ऑफ, यानी कि स्ट्रीम फ्लो एंड इनफिल्ट्रेशन। तो मैंने पहले बताया ना, आइस एंड स्नो यानी मेल्ट टू रिवर, यानी कि जो ग्लेशियर है पूरा वो फिर पिघलेगा, तो उससे क्या बनेगी, रिवर बनेगी। उसके बाद हमारा रिवर से क्या होता है, तो स्ट्रीम फ्लो यानी सरफेस रन ऑफ, यानी कि पानी जो है नदियों का बह के, फ्लो एंड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब बेसिकली होता है, बरसात होती है, रिवर का पानी जो होता है, तो मिट्टी जो है ना वो भी पूरे उस पानी को सोखती है, और उस पानी को सोखने से क्या होता है, अंडरग्राउंड, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है ना, जैसे अगर हम घर, जैसे लैंड है, अगर उसके ऊपर हम खड़े हैं, उसको खोदते हैं, तो आपने देखा होगा ना घरों के बाहर बोरिंग वेल या नल वगैरह लगवा दिए जाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसको खोदते हैं तो हम लोग, नीचे मोटर होती है जिससे वो ग्राउंड वाटर पानी को खींच के हमारे घर तक सप्लाई दे देता है, ठीक है। तो वो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, वो मिट्टी अगर होती है, अगर आप आजकल क्या है कि सीमेंटेड एरिया हो गया है, सारा रोड वगैरह है, अगर हम मिट्टी वगैरह के एरियाज में जाएंगे कहीं, जैसे पार्क हो गया, उन जगहों पे, तो वहां पानी अगर होगा तो पानी सारा मिट्टी सोख लेती है, फिर वो नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। जैसे कि ये हमारा मिट्टी का मैदान है, ये पानी भर गया है यहाँ पे, तो नीचे क्या है, यहाँ पे
ये सारा यहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर होता है। फिर हम ऐसे पाइप लगाते हैं ना, और इस तरीके से मोटर लगा के पानी निकालते हैं। फिर हम इस पानी को निकाल के यहाँ पे करते हैं, फिर वही पानी इवेपोरेट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी नीचे गया, फिर वो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज स्प्रिंग, यानी कि नीचे जाके वो स्टोर हो गया हमारा पानी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है कि मतलब इतनी जगहों पे हमारा पानी है, यानी वाटर वाटर एवरीवेयर। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया वाटर साइकिल के बारे में। ठीक है ना, तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कार्बन साइकिल के बारे में, और उसके बारे में समझेंगे किस तरीके से उसके न्यूट्रिएंट्स और हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से फायदेमंद है, और कैसे एबायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ ट्रांसफर होती है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई यूपीएससी की बुक परचेज नहीं करी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं। वहां पे आपको सारी मेरी यूपीएससी से रिलेटेड आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्ट आप अमेजोन से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।